नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ईवीएस स्पेशल में पार्ट 1 लेकर आए हैं। जैसा कि सिलेबस आपको दिख रहा है, यहाँ पे यूपी टेट और रीट का सिलेबस है। और यदि आप यूपी टेट, रीट या सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ईवीएस बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज हम पारिस्थितिकी तंत्र में वन लाइन टाइमर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो एक टॉपिक पर है, जो पारिस्थितिकी तंत्र इसका टॉपिक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं, जूनियर की, जिसमें हिंदी और संस्कृत की तैयारी करते हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि हम बहुत जल्द ऑनलाइन आने वाले हैं। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम विषय नहीं ले पा रहे थे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये रॉस ने कहा था। यानी यदि आप सीटेट का पेपर देने जाते हैं तो सीटेट में जो परिभाषा दी है ईवीएस की, एनवायरमेंटल स्टडी, उसका मतलब है कि जो भी चीज़ हमें प्रभावित करती है वह सभी ईवीएस के अंतर्गत है। और यूपी टेट में अगर आप पढ़ेंगे तो पर्यावरण का मतलब है कि जो बाहरी शक्ति हमें प्रभावित करती है। परिभाषाएं सेम हैं अगर समझ में आए आपके तो पर्यावरण को दो भागों में हम देख सकते हैं। एक जैविक को अगर हम संध विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब होगा जीव धन एक, अर्थात जैव घटक, ठीक है। और दूसरा है भौतिक पर्यावरण, ठीक है। तो जैविक घटक में जो जैविक पर्यावरण है उसमें मृदा, वायु, जल, प्रकाश और ताप आता है। भौतिक पर्यावरण में पौधे, ठीक है, जंतु, मनुष्य और सूक्ष्म। पारिस्थितिकी को इकोलॉजी कहते हैं। पर्यावरण या वातावरण व जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। पर्यावरण या वातावरण व जीव समुदाय, यानी वातावरण में जो जीव समुदाय है उनके परस्पर जो सामंजस्य है, जो संबंध है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वह अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है? वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यह एक खुला तंत्र होता है जिसमें सामग्री एवं ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग आर्थर टैंसले ने किया था 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। पारिस्थितिकी तंत्र दो अवयव होते हैं, एक अजैव यानी अ माने नहीं और जैव माने जीव, जो जीव नहीं है अर्थात निर्जीव कह सकते हैं हम। दूसरा होता है जैव अवयव। जैव अवयव का तात्पर्य है कि जिनमें जीवन होता है अर्थात जीव, सजीव। तो जो अजैविक घटक होते हैं, जो निर्जीव होते हैं, उनमें भौतिक वातावरण जिसमें मृदा, जल तथा वायु होता है। पोषण जिसमें कार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ आते हैं। जलवायु में सूर्य की रोशनी, तापक्रम, आर्द्रता एवं दाब आते हैं। अब जैव समुदाय में या जैव अवयव में, जिन्हें हम सजीव कह सकते हैं, तो उत्पादक होते हैं। तो उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, और जो उपभोक्ता होते हैं वो हरे पौधों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। वो जंतु होते हैं जो पौधों को खाते हैं। उसके बाद अपघटनकर्ता होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं। अभी आगे वीडियो में आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। तो वायुमंडल जो है, वायुमंडल में तापमान है, दाब है, वायु दाब है, आर्द्रता है, ये वायुमंडल है आपका। तो आर्द्रता मतलब नमी वायुमंडल में जो है। उसके बाद जो मुख्य तत्व है या मुख्य चीज़ है वो सौर ऊर्जा है। मतलब सूर्य से सारी चीज़ें चलती हैं। तो सूर्य जो है, यहाँ पर सूर्य से क्या है कि शैवाल क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। उसके बाद बड़े जलीय जीव होते हैं, इनमें कीट होते हैं। जो कीट होते हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता का मतलब होता है उपभोग करने वाले, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया होते हैं जो अपघटनकर्ता होते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता जो होता है वो मछली है। जैसे यहाँ पे ये तालाब की स्थिति दिखाई गई है, तो तालाब में जो शैवाल होते हैं, काई होती है, वह उत्पादक होता है। उसके बाद बड़े जलीय जीव पौधे होते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। जैसे
शैवाल है, शैवाल को कीट खाते हैं, कीटों को मछली खाती है, ठीक है। और मछली को यहाँ पे बगुला खाता है, और बगुला यहाँ पे तृतीय उपभोक्ता है, और बगुले को बैक्टीरिया खाते हैं, यानी अपघटनकर्ता होते हैं, जो प्रकृति के मेहतर कहलाते हैं। उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं अधिकांशतः हमेशा, ठीक है। उपभोक्ता जीव जंतु ही होते हैं, और अपघटनकर्ता सूक्ष्म जीव होते हैं। ये 3 कड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्राथमिक द्वितीय इनको अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हैं। जैव अवयव में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता मुख्य हैं, जिसमें उत्पादक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। हरे पौधे जैसे शैवाल, घास, पेड़ इत्यादि एकमात्र ऐसे जीव हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है। तो जो उत्पादक होते हैं वो अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं, किससे? प्रकाश से, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, अर्थात सूर्य से बनाते हैं। ये सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं, जो कार्बनिक यौगिक के रूप में हरे पौधों के ऊतकों में संचित रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलता है, जिसका उपयोग समस्त जीवों के लिए होता है। हरे पौधे अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, अतः ये सुपोषी कहलाते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधों की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि ये निम्नलिखित कार्यों का संपादन करते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जीवों के प्रकार का निर्धारण करते हैं। ये सौर ऊर्जा को समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है, और ये ग्रहण करने में भी समर्थ है। ये मिट्टी से प्रमुख तत्वों को अवशोषित करने में समर्थ होते हैं। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन में बनाए रखते हैं। उत्पादक के बाद होते हैं उपभोक्ता। वैसे ही जीव जो अपने पोषण के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। अर्थात जो पेड़ पौधों को खाते हैं वह उपभोक्ता होते हैं। सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल की अनुपस्थिति कारण ये भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव परपोषी भी कहलाते हैं। उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता होते हैं। तो सबसे पहले सूर्य से जो उत्पादक है, हम घास देखते हैं। घास क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है घास अपना भोजन स्वयं बनाती है। पेड़ पौधे हैं, अर्थात घास जो है एक पौधे में ले सकते हैं। उसके बाद घास उत्पादक हो गया, और ग्रास ऊपर यानी टिड्डा जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, वो घास को खाता है। घास को मेढक खाता है, ग्रास ऊपर यानी टिड्डे को मेढक खाता है, तो मेढक यहाँ पर तृतीय उपभोक्ता होता है। मनुष्य और तिलचट्टा ये सर्वभक्षी होते हैं। तो द्वितीय उपभोक्ता मेढक है यहाँ पर, तो मेढक को सर्प खाता है, तो सर्प यहाँ पर तृतीय उपभोक्ता होता है। और सर्प को बाज खाता है, तो बाज उच्चतम श्रेणी का मांसाहारी, चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता भी हो गया यहाँ पे। तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा गाय, भैंस, हिरण, खरगोश आदि यानी जो शाकाहारी होते हैं अधिकांशतर, वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, शेर, बाघ, पक्षी, सर्प, मेढक। तृतीय उपभोक्ता बाघ, शेर, चीता और गिद्ध आदि। अपघटनकर्ता, अपमार्जक। पौधों और जंतुओं, उत्पादक और उपभोक्ताओं के मृत शरीर तथा जंतुओं के वर्ज्य पदार्थों का जीवाणु यानी बैक्टीरिया और कवकों के द्वारा अपघटन किया जाता है, अतः जीवाणु या कवक अपघटनकर्ता कहलाते हैं। मृत जीवों के शरीर में वर्ज्य पदार्थ अपघटनकर्ता अकार्बनिक पदार्थ, वायुमंडल में N2O2 ठोस एवं द्रव, ठीक है। धरातल पर मृदा में क्या ह्यूमस पाया जाता है, भूमिगत जल होता है। अब आहार श्रृंखला की बात करते हैं, यानी फूड चेन। ठीक है, यहाँ पे सूर्य सर्वोत्तम है। सूर्य के बाद क्या है कि उत्पादक होते हैं हरे पौधे, शाकाहारी होता है हिरण, और बाघ होता है मांसाहारी। तो एक दूसरे की खाद्य श्रृंखला है। हर अलग अलग स्थिति में अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं। तालाब में अलग होती है, स्थल में अलग होती है, घास के मैदानों में अलग होती है, और पेड़ों पर अलग होती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में सामान्यतः एक साथ कई आहार श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। ये आहार श्रृंखलाएँ हमेशा सीधी न होकर आड़े तिरछे जुड़कर एक जाल सा बनाती हैं। आहार श्रृंखला के इस जाल को आहार जाल, फूड वेब कहते हैं। आहार जाल बनाने का कार्य यही है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का भी उपयोग करता है। पौधे जैसे ग्रास ऊपर,
ठीक है। पौधों को ग्रास ऊपर खाता है, उनको बाज खाता है। पौधे को ग्रास ऊपर खाता है, गिरगिट खाता है, फिर उससे बाज खाता है। पौधे को खरगोश खाता है, खरगोश को बाज खाता है। पौधे को चूहा खाता है, चूहा को सर्प खा सकता है, सर्प को बाज खा सकता है। पौधे को चूहा, चूहा को बाज। तो कुछ पोषी स्तर होते हैं, ठीक है। जैसे उत्पादक प्रथम पोषी, शाकाहारी जंतु द्वितीय पोषी, मांसाहारी जंतु तृतीय पोषी और उच्चतम श्रेणी के जो भोक्ता होते हैं वो चतुर्थ पोषी स्तर के होते हैं। अब बात करते हैं वायुमंडल की। पृथ्वी के चारों ओर फैली बहुस्तरीय गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 80 मीटर की ऊंचाई तक वायु की रचना गैसों के अनुपात में अधिकतर एक सी रहती है। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि नाइट्रोजन N2 कितनी है वायुमंडल में, तो 78.03% है। ऑक्सीजन O2 20.99% है, 99%। आर्गन यहाँ पर 0.931% है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03% है। अब जीवमंडल की बात करते हैं, बायोस्फीयर। इसमें ये जो वायुमंडल की परतें हैं इनमें महासागर, जीवमंडल और 8 किलोमीटर तक स्थल मंडल, वायुमंडल होता है। तो वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल, स्थल मंडल, और इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो सोलर सिस्टम होता है, सौर ऊर्जा। स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल के पारस्परिक क्रियाओं से विकसित मंडल को जीवमंडल या पारिस्थितिकी मंडल कहते हैं। आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आहार ऊर्जा के इसी स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला कई पोषी स्तरों में बना होता है, जिसका प्रत्येक चरण पोषी होता है। घास उत्पादक जो होते हैं वो प्रथम पोषी होते हैं। ग्रास ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय पोषी स्तर है। गिरगिट द्वितीय उपभोक्ता है और बाज तृतीय उपभोक्ता है। मतलब बाज जो है वो चतुर्थ पोषी उपभोक्ता, सर्वोत्तम उपभोक्ता है। पारिस्थितिकी तंत्र के जो प्रकार हैं वो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित दो मूल प्रक्रियाएं संपादित होती हैं। सौर ऊर्जा, ऊर्जा का मूल स्रोत का हरे पौधों के द्वारा प्रग्रहण होता है और यह अन्य जीवों पर खाद्य के रूप में स्थानांतरित होता है। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह हरे पौधे द्वारा संश्लेषित ऊर्जा में से कुछ का उपयोग स्वयं पौधों द्वारा मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के संपादन में होता है तथा कुछ मेटाबॉलिज्म जैसे क्रियाओं द्वारा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होकर वातावरण में मुक्त हो जाती है। शेष ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में हरे पौधों के ऊतकों में संचित होती रहती है। यही ऊर्जा उपभोक्ताओं, जंतुओं और अपघटनकर्ताओं, बैक्टीरिया, फंगस को उपलब्ध होती है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, जैसे उत्पादक उपभोक्ता, ठीक है। तो उत्पादक उपभोक्ता, तो उत्पादक के बाद उपभोक्ता आएगा, उपभोक्ता के बाद उत्पादक, ये गलत है। तो ऊर्जा को जो प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है। आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा के 10% ऊर्जा का स्थानांतरण अगले पोषी स्तर में होता है तथा शेष 90% ऊर्जा का व्यवहार भिन्न प्रकार से होता है। जैसे अगर आप एक मुर्गा खाते हैं तो आपको सिर्फ 10% ही उसमें ऊर्जा मिलेगी। तो घास उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता ग्रास ऊपर है, मेढक द्वितीय उपभोक्ता है, सर्प जो है तृतीय उपभोक्ता है, ठीक है। प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी, तृतीय पोषी और चतुर्थ पोषी स्तर में ऊर्जा में कमी ह्रास होता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि अधिकतम ऊर्जा उत्पादक हरे पौधे स्तर पर संचित है तथा इस ऊर्जा में हर पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर कमी आती जाती है। अर्थात शाकाहारी तीसरे और चौथे पोषी स्तरों पर स्वतः मांसाहारी की अपेक्षा में ज़्यादा ऊर्जा समृद्ध भोजन का उपयोग करते हैं। सामान्यतः उच्च पोषी स्तर के जीवों को अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, अतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। अगर विभिन्न पोषी स्तर के जीवों की संख्या का अवलोकन किया जाए तो एक पिरामिड के सादृश्य आकृति बनती है, जिसे संख्या का पिरामिड कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, घास स्थल में संख्या का जो पिरामिड है वो किस तरीके का है, ये पूछा जाता है। तो जैव आवर्धन, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा पहले पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में बढ़ने की क्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। कीटनाशक या उर्वरक ये फसलों में लगाए जाते हैं तो रोगों से बचाने के लिए और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। इसके बाद फसलों में उत्पाद होता है और बीमारियों का प्रभाव भी पड़ता है और ये उपभोक्ताओं को झेलना पड़ता है। तो मानव एवं पर्यावरण, मनुष्य की विभिन्न गतिविधियों का सीधा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। प्रतिदिन अपने विभिन्न क्रियाओं से उत्पन्न आवश्यक पदार्थों को हम जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। इन्हीं अनावश्यक पदार्थों को अवशिष्ट
यानी वेस्ट पदार्थ कहते हैं। अवशिष्ट पदार्थ जैसे जैव निम्नकणीय अपशिष्ट और जैव अनिम्नकणीय अपशिष्ट। वैसा वांछित पदार्थ जिन्हें जैविक अवघटन के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थों में बदला जा सकता है उसे जैव निम्नकणीय पदार्थ कहते हैं, जैसे सब्जी के छिलके, मलमूत्र, गोबर आदि। और जो जैव अनिम्नकणीय अपशिष्ट होते हैं वैसे अवांछित पदार्थ जिन्हें भौतिक अवघटन के द्वारा पुनः उपयोग में लाने वाले पदार्थों में नहीं बदला जा सकता, जैसे कीटनाशक, DDT, सीसा, प्लास्टिक आदि। ओजोन परत एवं ओजोन अपक्षय, विरल और निम्नीय। ठीक है, देखिए वायुमंडल की जो है 5 परतें हैं, जिसमें ओजोन मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और वायुमंडल है। तो ओजोन मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं और समताप मंडल में ये वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मार्ग माना जाता है। मध्य मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। आयन मंडल में जो है जो विद्युत चुंबकीय तरंगें या रेडियो तरंगें उत्सर्जित होती हैं और वायुमंडल में सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं। ये कृत्रिम उपग्रह यहीं से छोड़े जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह के लिए माना जाता है। भूमध्य रेखा 16 किलोमीटर और ध्रुव पर 8 किलोमीटर है। ऑक्सीजन की 3 परमाणुओं से बना ओजोन का एक स्तर वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर ऊंचाई क्षेत्र तक पाया जाता है। यह सूर्य की प्रकाश में उपस्थिति हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेता है, जो मानव में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा अनेक प्रकार के उत्परिवर्तन को जन्म देती है। पराबैंगनी किरणें O2, O+O। कुछ रासायनिक जैसे क्लोरोफ्लोरो एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन FC और CFC ओजोन O3 से अभिक्रिया कर आणविक O2 तथा परमाणविक O में विखंडित कर ओजोन स्तर का अपक्षय कर रहे हैं। कुछ सेंट, झागदार, शेविंग क्रीम, कीटनाशक, गंधहारक आदि डिब्बों में आते हैं और फुआरा या झाग के रूप में निकलते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना ओजोन का एक स्तर वायुमंडल में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रुकते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक फिर नया शुरू होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।